हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर सोशल फॉर्मेशंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ फूड प्रोडक्शन डिबेट्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। फूड प्रोडक्शन का मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, यानी उन्हें कंट्रोल करना, उनकी ब्रीडिंग को मैनेज करना, ताकि इंसान प्रिडिक्टेबल फूड सप्लाई क्रिएट कर सके। ये ट्रांजिशन हुआ रफली 12,000 से 10,000 ईयर्स पहले, मोस्टली नियर ईस्ट के रीजन में, जिसे हम फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। आज का इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और टर्की का कुछ हिस्सा इसमें आता है। इस रीजन में वाइल्ड व्हीट, बार्ली, शीप, गोट सब कुछ नेचुरली मिलता था। तो सवाल ये है, जब वाइल्ड रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे तो लोग डोमेस्टिकेशन की तरफ क्यों गए? यही वाई वाला सवाल है जिसने डेकेड्स तक आर्कियोलॉजिस्ट को डिवाइड करके रखा था। ये टॉपिक आपके पेपर्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक डेटिंग एक्सरसाइज नहीं है, यानी सिर्फ कब हुआ जानना काफ़ी नहीं है। एग्जामिनर्स ये देखना चाहते हैं कि आप डिफरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को कंपेयर कर सकते हैं या नहीं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कल्चरल इकोलॉजी, डेमोग्राफिक मॉडल्स एक्सेट्रा, और उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। इसलिए इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजिकली एक एक करके हर मेजर थ्योरी को देखेंगे ताकि आपको क्लियर हिस्टोरियोग्राफिकल पिक्चर मिल सके। एक चीज़ शुरू में ही क्लियर करनी ज़रूरी है, फूड प्रोडक्शन टर्म वी गॉर्डन चाइल्ड ने ही पॉपुलराइज की थी। उन्होंने जानबूझकर न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जैसा ड्रामेटिक वर्ड यूज़ किया ताकि ये एम्फसाइज हो सके कि ये ट्रांजिशन इंसानी हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस में से एक था, जितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी। लेकिन बाद के स्कॉलर्स ने इस रेवोल्यूशन वाले आइडिया को भी चैलेंज किया, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत ग्रेजुअल था, सडन नहीं था। फर्स्ट थ्योरी, चाइल्ड्स ओएसिस थ्योरी। सबसे पुरानी और फेमस थ्योरी है वी गॉर्डन चाइल्ड की ओएसिस थ्योरी या प्रोपिंक्विटी थ्योरी। 1920 से 30s में प्रपोज की गई थी। चाइल्ड का आर्ग्यूमेंट था कि आइस एज खत्म होने के बाद, यानी प्लाइस्टोसीन से होलोसीन ट्रांजिशन के टाइम, क्लाइमेट ड्रामेटिकली ड्राई हो गया, डेसिकेशन हुआ, मतलब मॉइस्चर कम हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंसान, प्लांट्स और एनिमल्स तीनों ही लिमिटेड वाटर सोर्सेज यानी ओएसिस के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड होने लग गए। इस फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। जैसे चाइल्ड खुद लिखते हैं, जब किसान अपनी फसल काटता है तो स्टबल फील्ड में बचे हुए अन्न से भूखे जानवर अट्रैक्ट होते हैं और धीरे धीरे ये जानवर इंसानों के आदी हो जाते हैं। इसी तरह डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। ये थ्योरी बहुत इन्फ्लुएंशियल रही, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये प्योरली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है। मतलब ये मान लिया गया कि क्लाइमेट चेंज होते ही कल्चर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, जैसा एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स हो। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये नहीं दिखाता। एक्चुअली जो एरिया सबसे ज़्यादा ड्राई थे, जैसे निगीव डेजर्ट, वहाँ डोमेस्टिकेशन का कोई अर्ली एविडेंस नहीं मिलता। तो ज्योग्राफी और एविडेंस मैच नहीं करते, और ये चाइल्ड की थ्योरी की सबसे बड़ी वीकनेस है। सेकेंड थ्योरी, ब्रेडवुड्स हैली फ्लैंक्स। अब आते हैं रॉबर्ट ब्रेडवुड, जिन्होंने 1940s से 1950s में इराक में एक्सकवेशंस किए। ब्रेडवुड ने चाइल्ड की ओएसिस थ्योरी को डायरेक्टली रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि एग्रीकल्चर का ओरिजिन डेजर्ट ओएसिस में नहीं बल्कि हिली फ्लैंक्स में हुआ, यानी टॉरस और जैग्रोस माउंटेन्स के फुटहिल्स में, जहाँ वाइल्ड व्हीट, बार्ली और शीप और गोट नेचुरली अबंडेंटली मिलते थे। इसको उन्होंने नेचुरल हैबिटेट जोन का नाम दिया। लेकिन ब्रेडवुड का मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाला आर्ग्यूमेंट था कल्चरल रेडीनेस का कॉन्सेप्ट। उनका कहना था कि डोमेस्टिकेशन तब हुआ जब कल्चर वॉज रेडी टू अचीव इट, मतलब जब तक कम्युनिटीज़ अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ नहीं लेती, सेटल नहीं हो जाती, उनके कल्चरल डिफरेंशिएशन नहीं बढ़ सकते, तब तक डोमेस्टिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। इसे उन्होंने सेटलिंग इन पीरियड भी बोला। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक पॉइंट आता है जो एग्जाम के लिए काफ़ी क्रूशियल है। ल्यूई बिनफोर्ड ने इस थ्योरी को सिवियरली क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि कल्चरल रेडीनेस एक सर्कुलर और अनटेस्टेबल कॉन्सेप्ट है। आप आर्कियोलॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे कि कोई कल्चर रेडी था या नहीं? ये एम्पिरिकली टेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए साइंटिफिक मेथड के हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी वीक था। ब्रेडवुड का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को चैलेंज किया और मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड वर्क, मतलब बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट को आर्कियोलॉजिस्ट के साथ काम करवाया और इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को पॉपुलराइज किया। लेकिन उनकी अपनी थ्योरी एक्सप्लेनेटरी पावर में कमज़ोर रही। थ्योरी 3, बिनफोर्ड फ्लैनरी। 1968 में लुई बिनफोर्ड ने एक नया और बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मॉडल बनाया, जिसे बाद में केंट फ्लैनरी ने फर्दर डेवलप किया। ये दोनों थ्योरीज से अलग अप्रोच है। इसमें डेमोग्राफिक प्रेशर का रोल सेंट्रल है। बिनफोर्ड का आर्ग्यूमेंट था कि वाइल्ड रिसोर्सेज के ऑप्टिमल जोन्स होते हैं,
जहाँ रिसोर्सेज डेंस और अबंडेंट होते हैं और उनके अराउंड मार्जिनल जोन्स होते हैं। जब ऑप्टिमल जोन्स में पॉपुलेशन बढ़ती है तो कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाती है और डॉटर पॉपुलेशंस मार्जिनल कम प्रोडक्टिव एरियाज में स्प्लिट ऑफ होती है। इसी को बिनफोर्ड ने मैन लैंड डिसइक्विलिब्रियम कहा, मतलब अवेलेबल फूड और पॉपुलेशन के बीच का इम्बैलेंस। ये इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा इन टेंशन जोन्स में होता है जहाँ ऑप्टिमल और मार्जिनल एरियाज मिलते हैं, और यही वो जोन्स हैं जहाँ कल्टीवेशन एक अडेप्टिव नेसेसिटी बन जाती है क्योंकि वाइल्ड रिसोर्सेज अब सफिशिएंट नहीं रहते। फ्लैनरी ने इस मॉडल को साउथ वेस्ट एशिया पर अप्लाई करके एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेवोल्यूशन। उनका कहना था कि एग्रीकल्चर से पहले ही हंटर गैदरर्स ने अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई कर लिया था। छोटे एनिमल्स, फिश, मोलस्कस, वाइल्ड प्लांट सब कुछ कलेक्ट करना शुरू किया जो पहले उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ये ब्रॉडनिंग ऑफ डाइट एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स थी रिसोर्स स्ट्रेस का, और कल्टीवेशन इसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एडेप्टेशन का नेचुरल एक्सटेंशन था, ना कि एक सडन इन्वेंशन। इस मॉडल की स्ट्रेंथ ये है कि ये टेस्टेबल है। पॉपुलेशन डेंसिटी, साइट साइज, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आर्कियोलॉजिकली मेजर हो सकता है, इसलिए ये ब्रेडवुड से ज़्यादा साइंटिफिकली रिगरस माना जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि एक्चुअल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि पॉपुलेशन सच में इतनी बड़ी थी डोमेस्टिकेशन से पहले, हमेशा स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया जाता। एक और इम्पॉर्टेंट नाम है निकोलाई वेविलॉव, एक रशियन बॉटनिस्ट जिन्होंने 1920s में प्रपोज किया कि दुनिया में मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ ओरिजिन थे जहां प्लांट्स डोमेस्टिकेट हुए। साउथ वेस्ट एशिया, चाइना, मेसो अमेरिका, एंड्स, इथियोपिया और साउथ ईस्ट एशिया। बाद में उनके फॉलोअर्स ने, स्पेशली जे.जी. हॉक्स ने, इस आइडिया को रिफाइन करके न्यूक्लियर सेंटर्स, रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी और माइनर सेंटर्स जैसे कैटेगरी में डिवाइड किया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिमाइंडर देता है कि फूड प्रोडक्शन एक सिंगल यूनिक नियर ईस्टर्न इवेंट नहीं थी, ये ग्लोबली मल्टीपल इंडिपेंडेंट लोकेशंस पर रफली सिमिलर टाइम पीरियड में हुआ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट ये भी है कि क्या आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हुए थे या हर जगह इंडिपेंडेंटली इन्वेंट हुए थे। कार्ल सॉर जैसे स्कॉलर्स ने डिफ्यूजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जबकि वेविलॉव का ओरिजिनल मॉडल इंडिपेंडेंट इन्वेंशन पर फोकस करता था। मॉडर्न कंसेंसस इन दोनों का कॉम्बिनेशन मानता है। प्राइमरी डोमेस्टिकेशन इवेंट्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट सेंटर्स में हुए, लेकिन बाद में सेकेंडरी डिफ्यूजन के थ्रू आइडियाज़ और एक्चुअल डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ दूसरे रीजन्स में भी फैली। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ एक यूनिवर्सल वाई नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि रीजन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी देखने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे रीसेंट सिलेबस के लिए मोस्ट रेलिवेंट स्कॉलरशिप की, मेलिंदा ज़िदार का 2011 वाला पेपर, जो बार यूसुफ और मेडो के 1995 वाले क्लासिक सिंथेसिस को रिवाइज करता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि डिबेट अभी भी इवॉल्व हो रही है। पुरानी अंडरस्टैंडिंग जो 1995 तक एक्सेप्टेड थी, ये थी कि प्लांट डोमेस्टिकेशन पहले हुई सदर्न लेवांट में और एनिमल डोमेस्टिकेशन बाद में, रफली 1500 साल के गैप के साथ। लेकिन नए AMS रेडियो कार्बन डेटिंग और जेनेटिक एनालिसिस ने ये पिक्चर कम्प्लीटली बदल दिया। ज़िदार दिखाती हैं कि प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन एक्चुअली रफली सेम टाइम पर हुई, अराउंड 1100 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट या उससे भी पहले। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोमेस्टिकेशन किसी एक सिंगल कोर एरिया जैसे सदर्न लेवांट से नहीं फैली, बल्कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट डोमेस्टिकेशन इवेंट्स हुए अक्रॉस पूरा फर्टाइल क्रेसेंट, लेवांट, अपर यूफ्रेटिस, ज़ैग्रोस माउंटेन, सब जगह समटाइम्स सेम स्पीशीज़ की भी मल्टीपल डोमेस्टिकेशंस हुई। ज़िदार का दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि मॉर्फोलॉजिकल चेंज जैसे टफ राचेस व्हीट में या बॉडी साइज रिडक्शन एनिमल्स में अब डोमेस्टिकेशन का लीडिंग इंडिकेटर नहीं माना जाता। इंस्टेड एक लॉन्ग पीरियड ऑफ इंटेंसिव ह्यूमन मैनेजमेंट पहले होता था, जिसमें ह्यूमंस प्लांट्स और एनिमल्स को मैनेज कर रहे थे, उनके हैबिटेट मॉडिफाई कर रहे थे, उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। लेकिन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बहुत बाद में आर्कियोलॉजिकली विजिबल होती हैं। मतलब डोमेस्टिकेशन एक सडन इन्वेंशन नहीं थी, एक ग्रेजुअल एक्सटेंडेड प्रोसेस थी जो सेंचुरीज तक चला। तो अब देखते हैं इन सारी थ्योरीज़ को कैसे एक साथ समझें। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है। फर्स्ट, चाइल्ड की ओएसिस थ्योरी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, ब्रेडवुड का नेचुरल हैबिटेट जोन कॉन्सेप्ट जियोग्राफिकली एक्यूरेट था, लेकिन उनका कल्चरल रेडीनेस आर्ग्यूमेंट अनटेस्टेबल था। थर्ड, बिनफोर्ड और फ्लैनरी का डेमोग्राफिक डिसइक्विलिब्रियम मॉडल ज़्यादा सिस्टमैटिक और टेस्टेबल है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, वेविलॉव हमें रिमाइंडर देते हैं कि ये फिनोमिना मल्टी रीजनल था। और फिफ्थ, मोस्ट रिसेंट स्कॉलरशिप इन सारी ओल्डर सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट करती है। मॉडर्न कंसेंसस ये है कि कोई एक ट्रिगर नहीं था,
डोमेस्टिकेशन एक मल्टी कॉजल, ग्रेजुअल और रीजनली वेरिएबल प्रोसेस था। एक और बहुत यूजफुल पॉइंट ये है कि मैककॉलिस्टन और होल जैसे स्कॉलर्स ने 3 एडिशनल फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ज़रूरी थे। पहला, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजीज़ का अवेलेबल होना। दूसरा, विलेज लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो डिलेड रिटर्न इकोनॉमी को सस्टेन कर सके, मतलब सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच के महीनों का गैप मैनेज कर सके। और तीसरा, हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट करने का कोई प्रैक्टिकल इंसेंटिव। तो दोस्तों, ये हैं ओरिजिन्स ऑफ फूड प्रोडक्शंस की डिबेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।